लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल का हमने डेरिवेशन देखा था, और वहां पे फिर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इसका हमने डिफरेंस भी देखा था। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको स्टैब्लिश करना है। तो लिखिए, कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस A and B in an electric field. Consider 2 point charges A and B. यहां पर चार्ज Q रखा हुआ है, ये पॉइंट 0 है, और 2 पॉइंट चार्ज रखा हुआ है A और B। पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, और यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है Q0। ये एक चार्ज क्या रखा हुआ है? Q0 रखा हुआ है। कंसीडर 2 पॉइंट्स A and B इन द इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q एट पॉइंट 0। तो 0 पर एक पॉइंट रखा हुआ है, यहां एक चार्ज है। अब यहां चूंकि चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इधर होगा। तो ये डायरेक्शन किसका है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। चार्ज कहां पर रखा हुआ है? A पर रखा हुआ है, जो कि क्या है? एक टेस्ट चार्ज है। अज्यूम दैट पॉइंट A and B, लिखिए, assume that point A and B are close to each other. Assume that point A and B are close to each other, due to which जो फील्ड है वो कैसा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। Points are close to each other. A and B are close to each other, so that the electric field intensity is uniform. So that electric field intensity is uniform. अब आप इस चार्ज को कहां से कहां मूव कर रहे हैं? यू आर मूविंग दिस चार्ज फ्रॉम A to B। A to B अगर आप इस चार्ज को मूव करिएगा तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो पहले मैं उस चार्ज पर फोर्स कितना लग रहा है उसको देखता हूं। तो फोर्स कितना लग रहा होगा चार्ज A पर? A पर कितना फोर्स लग रहा होगा? अरे फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में क्या लिखते हैं? Q इंटू E। तो फोर्स कितना लगेगा? Q0 E के बराबर। और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या रहता है? सेम ही रहता है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पॉइंट पर जो फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, और जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा? Q इंटू E, Q0 इंटू E के बराबर होगा। तो ये तो हो गया आपका दिस, और डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम या इन दी पॉजिटिव ईस्ट डायरेक्शन। तो आप डायरेक्शन भी मेंशन कर लीजिएगा। डन। अब वर्क डन क्या होगा? dw इक्वल टू क्या होता है? F डॉट dr। मैं ds नहीं लिख के dr लिख रहा हूं, और dr क्या है? dr इज दी चेंज इन पोजीशन। जो यहां से यहां तक का बीच का दूरी है उसको हम लोग क्या मान रहे हैं? dr मान रहे हैं, तो ये dr है। अब dw इज इक्वल टू, क्या मैं फोर्स के जगह पे Q0 E डॉट dr लिख सकता हूं? जहां पे ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट dw, क्या इसको Q0 E वेक्टर इंटू dr वेक्टर इंटू कॉस ऑफ 180 लिख सकते हैं। देखिए, कॉस 180 कितना होता है? तो dw इज इक्वल टू कैन राइट माइनस Q0 E वेक्टर इंटू dr वेक्टर। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए, है कोई डाउट? अब यहां से dw बाई dr इज इक्वल टू हाउ मच? dw बाई dr इज इक्वल टू माइनस Q0 इंटू E लिख सकते हैं। कोई डाउट यहां तक? अगले पेज पर जाऊं? यहां तक लिख लिए? कोई दिक्कत? अब देखिए, हम लोग और एक चीज जानते हैं, dv इज इक्वल टू होता है dw बाई Q0 के बराबर। इसको आप इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए? 2 मान लीजिए,
और जो पुराने पेज पर आपने लिखा था उसको इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए, 1 मान लीजिए। तो दोनों, अच्छा यहां पर देखिए हमसे एक छोटी सी गलती हो गई, 1 मिनट रुकिए, Q0 लिखना था ना, यहां पर एक छोटी सी गलती होगी, यहां dw/Q0 और ये क्या लिखेंगे, E.dr। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। तो दोनों ही जगह से एक चीज आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर भी dw/Q0 है और यहां पर भी dw/Q0 है। तो इक्वेशन 1 और 2 को आप कंपेयर कर सकते हैं, यानी इक्वेट कर सकते हैं। तो ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, on equating equation 1 and equation 2, क्या लिखेंगे, dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, dv इज इक्वल टू माइनस ई डी आर। अब यहां से dv/dr कैन बी रिटन एज माइनस ई और e कैन बी रिटन एज माइनस dv/dr एंड दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज, इसी को हम लोग कहते हैं, ये जो क्वांटिटी अभी आप डिराइव कर लेकर आए हैं इसी को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। दिस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। दिस इज dv/dr को क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। यहां तक कोई डाउट, ये रिलेशनशिप आपको याद रखना है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो माइनस नहीं, ये dv/dr इज कॉल्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट वर्ड जहां लग जाए ना इसका मतलब है पर यूनिट डिस्टेंस। पोटेंशियल का ग्रेडियंट मतलब कितना आर में चेंज हुआ तो उसके रेस्पेक्ट में कितना पोटेंशियल मेरा ड्रॉप कर गया, ये क्या है, चेंज इन पोटेंशियल बाय चेंज इन डिस्टेंस, तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। नेगेटिव साइन का क्या सिग्निफिकेंस है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन सिग्निफाइज, नेगेटिव साइन सिग्निफाइज, क्या सिग्निफिकेंस है पहले लॉजिकली समझते हैं फिर इसको हम लोग लिखेंगे। ये आपका Q चार्ज था, यहां से एक दूरी B है और यहां से एक और दूरी A थी, यहां पर Q0 चार्ज रखा हुआ था, करेक्ट। चार्ज को आप कहां से कहां मूव किए, आप चार्ज को यहां से यहां मूव कर दिए, आपने मूव किया है चार्ज को फ्रॉम A टू B। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, उधर है और पोटेंशियल इधर है। क्या कह रहा है, जिस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जैसे जैसे आप दूर जाइएगा घटेगा, लेकिन जब इस चार्ज को आप इस चार्ज के करीब लाइएगा तो पोटेंशियल इसका क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। पढ़े थे ना हम लोग, याद करिए कि एक पॉइंट था जिसके बाहर का एरिया को इंफिनिटी कह रहे थे, तो एक पॉइंट पर लाए थे और जितना करीब लेके आएंगे उसका जाओ उसका पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा, तो इसका पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा, और जिसका पोटेंशियल जितना ज्यादा, तो जैसे जैसे करीब आ रहे हैं इसका पोटेंशियल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जैसे जैसे दूर जाएंगे उससे क्या होगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिधर घटता है उसके उल्टा दिशा में पोटेंशियल ग्रेडियंट बढ़ेगा। तो दोनों के बीच में एक नेगेटिव साइन है ना, क्योंकि पोटेंशियल जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होता जाता है, घटता जाता है, और जैसे जैसे डिस्टेंस घटेगा वैसे वैसे पोटेंशियल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो दोनों के बीच में एक नेगेटिव रिलेशनशिप आ रहा है, एक डिस्टेंस के बढ़ने से घट रहा है, मैंने डिस्टेंस के बढ़ने से घट रहा है और दूसरा डिस्टेंस के घटने से बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप इस चार्ज के इसके पास लेते आएंगे तो इसका पोटेंशियल बढ़ेगा ना, तो यानी नजदीक ला रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, यानी आर अगर कम हो रहा है तो पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे आर दूर जा रहा है वैसे जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटती जा रही है, तब ना एक पॉइंट के बाद जहां पर जीरो हो जाता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इन दोनों को सिग्निफाई करने के लिए आपने वहां पर क्या लगाया है, नेगेटिव चार्ज। तो लिखिए द नेगेटिव चार्ज शोज दैट, सिग्निफाइज दैट, द नेगेटिव चार्ज शोज दैट या सिग्निफाइज दैट
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is in the direction of decreasing potential gradient. Is in the direction of decreasing potential gradient. Clear? अब जैसे से आप दूर जाते जाएगा आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट घटता जाएगा और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वही है, पर दोनों के बीच का डिफरेंस कैसा है? नेगेटिव है। इसलिए हम लोग वहां पर क्या लगाते हैं? एक नेगेटिव साइन लगाते हैं, जो कि आपने यहां पर डाला है। दिस नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस अभी आपने देखा। ये नेगेटिव साइन क्या है? ये रिलेशनशिप आपको क्या रखना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr, और dv बाई dr अपने आप को क्या बोला जाता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। कोई डाउट? इसके नीचे 2-3 बातें इंपॉर्टेंट नोट डाल के आप लिखिए। पॉइंट नंबर 1, नोट का पॉइंट नंबर 1, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज सेम एज the potential gradient, that is ऐसा यूनिट इसका क्या होगा? वोल्ट पर मीटर और वोल्ट मीटर इनवर्स। पॉइंट नंबर 2, वोल्ट सेम एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, वोल्ट पर मीटर या फिर दिस। पॉइंट नंबर 2, द रिलेशनशिप E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr is also applicable for non-uniform field. डेरिवेशन करते वक्त हमने क्या लिखा था? कि जो फील्ड है वो कैसा है? यूनिफॉर्म है, पर ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड पर भी उतना ही एप्लीकेबल है जितना यूनिफॉर्म फील्ड पर है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट इज स्केलर क्वांटिटी। एक ऐसा है, एक स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी। तो ये 3 बातें इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसका SI यूनिट इज सेम एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पॉइंट नंबर 2, ये जितना यूनिफॉर्म फील्ड पर एप्लीकेबल है उतना ही नॉन यूनिफॉर्म फील्ड पर भी एप्लीकेबल है। और पॉइंट नंबर 3, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्वेश्चन लिखिए, अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट, 50 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, 50 वोल्ट, is applied across the 2 plates 2 mm apart, is applied across 2 plates 2 mm apart, 2 mm अपार्ट है एक दूसरे से, यानी 2 mm की दूरी पर है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सॉल्व कीजिए, फॉर्मूला आपको पता है। तो सॉल्यूशन क्या होगा?
जो फॉर्मूला पढ़े हैं उसी से आंसर निकलेगा। E इज इक्वल टू dV बाई dr। दो प्लेट्स हैं, ये एक प्लेट है, ये एक और प्लेट है, इसके बीच का जो डिस्टेंस का दूरी है वो कितना है 2 mm है। और पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं इसको V1 बोलूं, इसको V2 बोलूं, तो डेल्टा V का वैल्यू अगर बोलता हूं तो V2 माइनस V1 दैट इज इक्वल टू आपको डायरेक्टली कितना दिया हुआ है, यानी आपको डेल्टा V भी दे दिया और डेल्टा R भी दे दिया, बस वैल्यू पुट करिए और आंसर आएगा। तो E इज इक्वल टू, हम लोग को सिर्फ मैग्नीट्यूड बोला इसलिए साइन की कोई आवश्यकता नहीं है, तो डेल्टा V दैट इज 50 एंड डेल्टा R 2 इंटू 10⁻³ सॉल्व कीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 25 इंटू 10⁻³ और इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो एक बढ़ जाएगा यानी 2.5 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा, यही ना। और इतना वोल्ट पर मीटर आपका क्या होगा, आंसर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। डन। हेडिंग डालिए इक्विपोटेंशियल सरफेस, हेडिंग डालिए इक्विपोटेंशियल सरफेस। शायद इसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा की हुई है। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, व्हाट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, जिसका पोटेंशियल क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो लिखिए डेफिनेशन लिखिए, अ सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच, अ सरफेस at every point on which the electric potential due to charge distribution, the electric potential due to charge distribution is same is called as equipotential surface, is called as equipotential surface। और ये जो लिखा है शब्द इक्वी, इक्वी मतलब इक्वल या फिर सेम, और पोटेंशियल का तो मतलब पोटेंशियल ही होता है, तो दिस प्लस पोटेंशियल और सरफेस तो है ही, तो इसको हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये मान लीजिए एक वन ऑफ द सरफेस है आपका, और इसके बाद यहां पर ये एक दूसरा सरफेस है। तो पहले सरफेस में ये इतना एक सरफेस है, ये दूसरा सरफेस है। थोड़ा 3D डायग्राम बना रहे हैं इसलिए थोड़ा सा मेहनत ज्यादा लग रहा है, कोशिश कर रहे हैं कि 3 डायमेंशनल डायग्राम बन जाए। ठीक है, ये 3 सरफेस है, माने एक प्लेट, 2 प्लेट और 3 प्लेट। लग रहा है ना देख के कि वैसा ही कुछ है। और यहां से फील्ड लाइंस जा रही हैं, लग रहा है कि कुछ 3 डायमेंशनल चीज दिख रहा है कि इस सरफेस पे गया, इसके अंदर, फिर यहां से निकला, फिर अंदर, फिर यहां, ऐसे दिख रहा है ना, थोड़ा देख के लग रहा है वैसा कि 3D फिगर टाइप का बन रहा है कुछ। तो ये अगर मेरा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अगर मेरा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पोटेंशियल को अगर मैं V1 बोलूं, इस पोटेंशियल को V2 बोलूं, इस पोटेंशियल को V3 बोले, इनके बीच में तो पोटेंशियल का डिफरेंस है। लेकिन अगर कोई चार्ज को आप इसी सरफेस पर एक जगह से दूसरे जगह ट्रेवल करा रहे हैं, ए से बी आप ट्रेवल करा रहे हैं, तो ये तो सारा एक ही पोटेंशियल पर होगा। तो इस तरह का अगर मूवमेंट ऑफ चार्ज हो जाए जो कि सेम सरफेस पर है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। ठीक है,
तो इक्विपोटेंशियल सरफेस का एक और डेफिनेशन लिख लीजिए, एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज डिफाइंड एज, an equipotential surface is defined as the locus of all the points in a medium, the locus of all the points in a medium at which electric potential due to a charge distribution, locus of all the points in a medium, locus of all the points in a medium at which electric potential due to a charge distribution is same। और उसके नीचे आप ये डायग्राम एक बना लीजिए, at which electric potential due to a charge distribution is same is known as equipotential surface। तो ये वन ऑफ द एग्जांपल है इक्विपोटेंशियल सरफेस का। अब एक दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरफ बढ़ रहे हैं, ये फोटो बना लिए, बनाइए, उसके बाद फिर दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको दिखाते हैं। बढ़े आगे, अब देखिए, अगर कहीं पर कोई पॉइंट चार्ज आ जाए, मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज, ये सेकंड केस बता रहा हूं, यहां पर क्या है, पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट चार्ज के लिए तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऐसे, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक बात ध्यान देकर देखिएगा, आपको दिखाई देगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑलवेज आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा ना, वो एक स्फेरिकल सरफेस होगा। मैं बना सर्कल रहा हूं पर होगा स्फेयर, मैं बना सर्कल रहा हूं पर होगा क्या, स्फेयर होगा। ठीक बोला यार। करेक्ट। गुड। ये सब क्या है, मैंने बनाया सर्कल है, पर एक्चुअली ये कैसा है, ये स्फेरिकल सरफेस है। और स्फेरिकल सरफेस है तो आप देखिए कि यहां पर जो एंगल बनेगा ये एग्जैक्टली कितना बनेगा, तो ये एक एक जो मान लीजिए इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, इसका पोटेंशियल V3 है, तो ये V1 V2 V3, इसको अगर मैं ये एक पूरा सरफेस जो है इसको मैं क्या बोलूंगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और इस सरफेस में किसी एक पॉइंट, मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट A है और यहां कोई पॉइंट B है, और आप A से B अगर किसी को ट्रैवल करवा रहे हैं तो उस पर चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चेंज इन पोटेंशियल का कोई मतलब नहीं होता है। क्लियर, आगे बढ़े, बना लिए। अब तीसरा है फॉर टू अपोजिट चार्जेस, टू अपोजिट चार्जेस। अपोजिट चार्जेस के लिए क्या होगा, मान लीजिए यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर कोई नेगेटिव चार्ज है, दो अपोजिट चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसका फील्ड लाइन ध्यान से देखिए, फील्ड लाइन इसका कैसा होता है, फील्ड लाइन आपको ध्यान होगा, फील्ड लाइन इसका कैसा होता है,
पढ़े थे ना ऐसा। ये इसका फील्ड लाइन है, जाएगा पॉजिटिव से और टर्मिनेट हो जाएगा नेगेटिव पर। ये इसका फील्ड लाइन है। पर इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा समथिंग लाइक दिस। इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा समथिंग लाइक दिस। देखिए, इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा समथिंग लाइक दिस। ये इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ये कौन सा कलर है? ये जो बाद में बनाया है, ये जो है ना, ये क्या है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये किसके लिए? फॉर व्हाट? फॉर टू अपोजिट चार्जेस। अब अगला ये बना लिए, इसके बाद टू सेम चार्जेस के लिए बनाना है। बढ़े आगे। अब लास्ट है फोर्थ वन, टू सेम चार्जेस। एग्जाम में बस इसका डायग्राम ही पूछेगा और कुछ पूछता नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा लोड लेना नहीं है। टू सेम चार्ज में दोनों पॉजिटिव ही ले रहा हूं। तो आपको याद होगा कि जब हम लोग दोनों पॉजिटिव लेते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कुछ ऐसी होती हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब दो सेम तरह के चार्जेस होंगे तो ये कुछ ऐसा होता है। जो दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है। अब हम लोग को ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देखना है, हम लोग को क्या देखना है? हम लोग को देखना है हम लोग को देखना है, देखिए इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा। ये इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ये दोनों ही इसके क्या हैं? ये जो गोल गोल हमने बनाया है, दिस इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो टू सेम चार्जेस के लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो देखने में कैसा होता है? ऐसा होता है। ये याद रखिएगा, यहां इंटरसेक्ट नहीं होगा, दोहरी है ना। ये इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर सकता हूं क्या? हाँ, याद रखिएगा इंटरसेक्ट नहीं करेगा।
ये सटाना नहीं है, ये सटेगा नहीं, याद रखिएगा, ठीक है, डन। और हर जगह देखिएगा ना, जो एंगल बनेगा लगभग क्या बनेगा, 90 डिग्री का ही बनेगा। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, पॉइंट नंबर 1 लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, राइट। पॉइंट नंबर, नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज, नो वर्क इज डन, नो वर्क इज डन in moving a test charge from one point to another on an equipotential surface। एक जगह से दूसरे जगह जाने पर अगर कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उसको वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। कैसे समझ भी सकते हैं, ये मान लीजिए कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है जिसको मैं VA बोल रहा हूं, या इसका पोटेंशियल V है, और आप इसमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करना चाहते हैं जो कि A पॉइंट है और B पॉइंट है। अब क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि VA इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू V ही होगा? तो हम लोग जानते हैं पोटेंशियल, हम लोग जानते हैं पोटेंशियल VA माइनस VB जो होता है वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। इफ V माइनस V लिख सकते हैं ना दोनों की जगह V, तो क्या हो जाएगा W बाई क्यू नॉट, यानी W बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू क्या आ गया 0। और यहां से आप क्या लिख सकते हैं, यहां से आप लिख सकते हैं वर्क डन जो है वो किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर हो गया। तो चेंज इन पोटेंशियल आपका क्या हो गया, 0 हो गया। चेंज इन पोटेंशियल क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर? बढ़े आगे, चलिए लिखिए पॉइंट नंबर 1। जल्दी जल्दी लिखिए। तो याद रखिएगा सेम पोटेंशियल सरफेस पर जब मूव करते हैं, सेम पोटेंशियल सरफेस पर जब मूव करते हैं तो वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। मूविंग टू द पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 फर्स्ट पॉइंट है, इसका एक्सप्लेनेशन है नीचे। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ज्यादा हो गया है, पेंडिकुलर हो गया, नहीं, पर पेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब ये दोबारा डायग्राम नहीं बना के मैं आपको, आप देख लीजिए जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हर जगह कौन सा एंगल बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। ऑन ईच इक्विपोटेंशियल सरफेस द एंगल इज 90 डिग्री, एवरीवेयर द एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, तो हर जगह जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है। तो ये मैं एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुके। पॉइंट नंबर 3, ये समझ गए ना, समझ गए? अगर मैथमेटिकली समझना हो तो भी समझा जा सकता है। क्या है मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, E डॉट डी आर वर्क डन किसके बराबर है,
वर्क डन किसके बराबर है? E डॉट डी आर इज इक्वल टू किसके बराबर? वर्क डन बाई क्यू नॉट। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अगर कौन सा सरफेस है? इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो आपने थोड़ी देर पहले देखा था उसका वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो। यानी E डॉट डी आर किसके बराबर हो गया? जीरो के। किसी भी दो चीज का डॉट प्रोडक्ट जीरो कब होगा? जब दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? E डी आर कॉस ऑफ क्या? थीटा विल मेक इट जीरो। इफ दिस इज नॉट जीरो, दिस इज नॉट जीरो, तो थीटा मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? 90 डिग्री। तो ना कॉस 90 जीरो होगा, तो थीटा क्या होगा? 90 डिग्री। किसके किसके बीच में? डी आर वेक्टर और ई वेक्टर। डी आर यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आप मूव कर रहे हैं, और परपेंडिकुलर वेक्टर, तो थीटा क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। मूविंग टू द पॉइंट नंबर 3, राइट, थर्ड पॉइंट। इक्विपोटेंशियल सरफेस indicates region of strong or weak electric field. Point number 3, equipotential surfaces indicates regions of strong and weak electric field. Indicates region of strong and weak electric field. कैसे? तो आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा, E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, ग्रेडियंट वाला जो फॉर्मूला था। यानी जैसे जैसे डीवी जो आपका चेंज इन पोटेंशियल है, या मैं कहूं पोटेंशियल है, वो अगर बढ़ता जा रहा है डिफरेंस, तो पर यूनिट डिस्टेंस जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा, लेकिन उसका नेगेटिव, तो इसका मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो लिखिए, ये लिखने के बाद लिखिए, इफ E इज स्ट्रॉन्ग, इफ E इज स्ट्रॉन्ग, if E is strong, हाँ इसका एक्सप्लेनेशन, if E is strong then dr is small. If E is strong then dr will be small and the separation of the equipotential surface will be smaller, and the separation of equipotential surface will be smaller, and the separation of the equipotential surface will be smaller. Thus, equipotential surfaces are closer in the region of strong electric field. Equipotential surfaces are closer in the region of strong electric field. अगर E ज्यादा है तो dr छोटा है। dr छोटा है मतलब अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस की मैं बात करूं, तो जो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं, ये आपस में करीब करीब होंगे, क्योंकि इसके जो बीच का दूरी है जिसको हम लोग dr कह रहे हैं, ये छोटा है। तो अगर ये छोटा है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस नजदीक है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस जिसका नजदीक होता है, इसका मतलब वो रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस का दूरी ज्यादा है, इसका मतलब रीजन ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यह बात आपको समझ में आनी चाहिए कि जिसका इक्विपोटेंशियल सरफेस का दूरी कम होता है वहां पर फील्ड स्ट्रांग होता है, जहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस का दूरी ज्यादा होता है वहां पर फील्ड वीक होता है। तो 10 इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर इन द रीजन ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लोजर इन द रीजन ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी का वाइस वर्सा, आप इसके बीच का दूरी बढ़ा दीजिए, अगर इसके किसी भी दो के बीच का दूरी बढ़ा दीजिएगा, यानी अगर dr बढ़ गया मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यानी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का दूरी अगर ज्यादा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस का अगर दूरी कम है इसका मतलब फील्ड स्ट्रांग है। लास्ट पॉइंट, two equipotential surfaces cannot intersect each other. Two
इक्वी पोटेंशियल surfaces cannot intersect each other. जो हम लोग फील्ड लाइंस के बारे में पढ़े थे, ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट पे आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर गए, मान लीजिए कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारा ऐसा हो गया, मान लीजिए टू इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारा ऐसा हो गया। अब क्या होगा, अगर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारा बाई चांस ऐसा हो जाता है, क्या होगा, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, इसी पर्टिकुलर एक ही पॉइंट पर दो दो पोटेंशियल हो जाएंगे। सेम पॉइंट माने ए पॉइंट पर दो पोटेंशियल और बी पॉइंट पे दो पोटेंशियल, जो कि कभी भी संभव नहीं है। एक पॉइंट होगा तो उसमें पोटेंशियल भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो एक पॉइंट पे दो पोटेंशियल होना संभव नहीं है, इसीलिए टू इक्विपोटेंशियल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इसलिए कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते थे, कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। डन। इससे आपका इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो है वो कंप्लीट हो गया। हेडिंग डालिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, देन पोलराइजेशन, और फिर हम लोग प्रवेश कर जाएंगे कैपेसिटर में। तो ज्यादा नहीं, एक क्लास के बाद हम लोग कैपेसिटर, यानी ये आपका शायद तीसरा लेक्चर था, आज चौथा लेक्चर हुआ, पांचवें एक और होगा तो पोटेंशियल खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कैपेसिटर में जाएंगे, कैपेसिटर में 4 लेक्चर लगेगा, यानी यहां से और 5 लेक्चर में आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। डन। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने।